हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएसपी क्लासेस। मेरा नाम है विकी जाटो। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है वो हम 50 दिनों में पूरा करेंगे। तो हमने क्या करा, आज से हम जो फर्स्ट यूनिट है मध्य प्रदेश जो सिविल सेवा जो प्रतियोगिता है, इसका जो प्री का जो पैटर्न है सिलेबस है उसके जो फर्स्ट यूनिट दे के रखिए मध्य प्रदेश का इतिहास। तो हम वो पूरा जो पूरा सिलेबस है वो क्या हम पूरा करेंगे। तो हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को आज जानेंगे और इसके हम रूपरेखा देखेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री बहुत ही उलझी हुई हमें देखने को मिलती है। क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में यानी भारत के बीचों बीच होने के कारण क्या है, यहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजाओं का या फिर बहुत सारे साम्राज्यों का यहाँ पर हमें शासन प्रशासन देखने को मिलता है। इसलिए मध्य प्रदेश की हिस्ट्री क्या बिल्कुल सुलझे हुए रूप से हम समझेंगे। ठीक है, तो आप नोट करिए और हेडिंग डालिए, और जो भी बंदा नोट से बनाना चाहता है वो नोट से भी बना ले, ताकि क्या आपको आगे भी ये बहुत हेल्प देता रहेगा। ठीक है, तो आज आप पढ़िए मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास हम पढ़ रहे हैं आज, और ये सिर्फ पीएससी के लिए नहीं बल्कि कांस्टेबल और एसआई की जो एग्ज़ाम्स है या पीईबी की जो भी एग्जाम्स है, व्यापम की जो भी एग्जाम्स है, उनके लिए भी क्या आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप क्या नोट से बनाते रहिए। अब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं आज से, तो हम सबसे पहले इतिहास को क्या है, जो इतिहास को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। इसको समझने से पहले क्या एक इसकी रूपरेखा देख लेते हैं, ताकि क्या हमें स्टेप बाय स्टेप इतिहास को हम पढ़ेंगे तो हम क्या अच्छे से समझ पाएंगे। और हम इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे तो इतिहास को अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो उसको क्या हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, यानी हम सबसे पहले प्राचीन काल को, जो प्राचीन काल में जो जो भी घटनाएं घटी उनको पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर प्राचीन काल से आते आते हम क्या मध्यकाल का जो टाइम पीरियड है वो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आधुनिक घटनाओं को लेते हुए आज करंट तक हम सारी गतिविधियों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने से पहले क्या इतिहास की एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, जिससे क्या हमें पता रहेगा कि हमें ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो हम बना लेते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास को समझने की रूपरेखा। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं इतिहास। ठीक है, बेसिकली इतिहास से आप क्या समझते हैं, हमें यह पता होना चाहिए इतिहास हमें क्या सिखाता है। ठीक है, हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हम इतिहास को बताएंगे आज, और इतिहास को क्यों पढ़ना जरूरी है ये भी हमें पता होना चाहिए। बेसिकली सबसे पहले इतिहास से हम ये चीज़ समझे कि इतिहास हमें क्या क्या सिखाता है। इतिहास हमें यानी इतिहास हमें क्या सीख एक देता है, ऐसी सीख देता है जो प्राचीन काल में या फिर मध्यकाल में फिर आधुनिक काल में, यानी जो इतिहास में जो घटना घटे उनको हम क्या दोबारा नहीं दोहराए। ठीक है, यानी जो गलत चीज़ें जो दोहराई गई है, ठीक है, वो जो चीज़ हम क्या आगे वर्तमान में उस चीज़ को नहीं दोहराए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या कौन सिखाता है, ये चीज़ हमें इतिहास सिखाता है। ठीक है, तो इतिहास क्या सिखाता है हमें, इतिहास अतीत में जो बीती हुई घटना उनमें जो भूल हुई है वो हम क्या दोबारा नहीं दोहराएं। ठीक है, और हम समझा गए इतिहास किसे कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इतिहास कहते किसे। तो बेसिकली इतिहास उसे कहते हैं यानी अतीत की जो क्रम, अतीत में जो बीता हुआ उसका हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी जो अति प्राचीन काल से लगातार जो घटनाएं घटित होती रही है और उनका हम क्रमबद्ध तरीके से क्या उनका हम वर्णन कर रहे हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हम इतिहास कहेंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आएगी। अब हम देखते हैं इतिहास का वर्गीकरण, क्योंकि इतिहास हमें समझना तो इसके हम क्या पूरी तरह से इसको पता होना चाहिए। इसका बैकग्राउंड समझने के लिए क्या है कि इतिहास को किन किन भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, ये हमने क्या करा, पढ़ने के लिए यानी अध्ययन करने के लिए, इतिहास को सरलता से समझने के लिए हम इतिहास को 3 भागों में पहले बांट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतिहास को प्राचीन काल में देखेंगे, प्राचीनकालीन इतिहास। उसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास, और हम देखेंगे आधुनिक इतिहास। ठीक है, दोस्तों इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है, ये इतिहास जैसे सब्जेक्ट है, यहाँ से हर एग्जाम में भले बैंक के एग्जाम हो या फिर और अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम हो,
यहाँ से क्वेश्चन क्या है आता ही है, ठीक है। तो और हमें वर्तमान लाइफ में या राजनीति समझने के लिए, पॉलिटी समझने के लिए क्या हमें इतिहास का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ताकि क्या है जो आगे वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उनको हम क्या है कनेक्ट कर सके अच्छी तरह से कि इतिहास में जो घटना घटी वो उसका परिणाम आज वर्तमान में हमें क्या भुगतने को दिख रहा है, ठीक है। तो हम इतिहास को हमने देख लिया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम प्राचीन काल को और अच्छे से डिटेल पढ़ने के लिए क्या है इसको भी वर्गीकरण करेंगे, इसका भी वर्गीकृत करेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है, ठीक है। तो हम प्राचीन काल को यहीं से देख लेते हैं। प्राचीन काल में हम क्या देखेंगे, प्राचीन काल में भी हम देखेंगे पाषाण काल, ठीक है। यानी जब से क्या मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हुआ, यानी खड़ा होने से मतलब है यानी मानव वानर के रूप से मानव में परिवर्तन होने के बाद में जो मनुष्य ने क्रियाकलाप चालू करे, अपने व्यक्तित्व को ठीक से समझा और क्या है अपनी जीविका उपार्जन के लिए क्या विभिन्न रूपों, विभिन्न कार्य के विभिन्न आविष्कार किए, तो वो हम काल पढ़ेंगे। और वो काल कौन सा था, वो था पाषाण काल। पाषाण काल यानी पत्थरों का काल, यानी पत्थरों के औजारों के रूप में मानव क्या अपना जीविका उपार्जन का जो अपना जीवन है वो जीता था, ठीक है। तो हम देखेंगे प्राचीन काल में सबसे पहले पाषाण काल। कौन सा काल, पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल के बाद पाषाण काल को भी और हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो इतिहासकारों ने पाषाण काल को भी क्या है 3 भागों में बांटा हुआ है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पाषाण काल में भी सबसे पहला काल है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल से क्या समझे, यानी पुराना पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल चालू हुआ, उसमें सबसे स्टार्टिंग वाला जो पाषाण काल था वो काल हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। उसके बाद पाषाण काल के बाद में हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद यानी पुराने पाषाण काल के बाद में हम थोड़े से क्या विकसित हुए, यानी मानव विकसित हुआ और मानव ने इस काल में क्या क्या आविष्कार किए वो चीज देखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा काल आएगा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद में मानव और विकसित हुआ और खोजें की, ठीक है। यानी मानव क्या क्या क्रमिक रूप से क्या विकास भी होता गया और उसने अपने साधन के लिए अपने जो भी कार्य के लिए यानी जल्दी से जल्दी कुछ कार्य कर सके, यानी अच्छा कार्य कर सके, इसलिए उसने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करा, बहुत सारे आविष्कार किए, ठीक है। तो क्या है अब कौन सा काल आएगा हमारा, नव पाषाण काल, ठीक है। आपको पता होगा कि आवश्यकता है क्या आविष्कार की जननी है, ठीक है। यानी आवश्यकता जितनी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी इतने क्या आविष्कार करता रहेगा कोई इंसान। तो इस टाइम के जो मानव थे उन्होंने क्या करा, अपनी आवश्यकता के हिसाब से क्या है अनेकों खोजें की, ठीक है। जिसमें आप देखोगे आग की खोज कर ली, पहिए की खोज कर ली, औजार बना लिए, जानवरों से सुरक्षा करने के लिए ऐसे धारदार हथियार बना लिए, पत्थर के हथियार बना लिए, नकुल जो तीखे हथियार है, निकुल हथियार है, उनका उपयोग करने लगा। धीरे धीरे मनुष्य क्या करने लगा, मांस खाने के बाद क्या है फलों का सेवन करने लगा। तो क्या मनुष्य धीरे धीरे विकसित होता गया और अपने क्या है अपना इच्छा के अनुसार आविष्कार को करता गया, ठीक है। तो हम इसमें ये सब तमाम चीजें देखेंगे। अब हम देखते हैं पाषाण काल के बाद। पाषाण काल के बाद में मनुष्य जो इतिहास है प्राचीन काल, इसमें क्या घटनाएं घटित होने लगी और कौन सा काल आया। तो पाषाण काल के बाद हम देखेंगे, पाषाण काल के बाद में आपको पता होगा बेसिकली भारत में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ था, ठीक है। आगे वहाँ जो इतिहास था यानी ऐसा इतिहास जहाँ पर ना तो लिपि का विकास होता उस टाइम, ना ही लिपि को पढ़ा जाता था, ठीक है। यानी शुरुआती दौर पर मनुष्य क्या करने लगा, घर बनाने लगा और घरों में रहने लगा और क्या है जानवरों को पालने लगा, ठीक है, खेती करने लगा। तो ऐसा काल आरंभ हुआ और वो काल आरंभ मतलब धीरे धीरे विकसित होता गया। और कौन सा इतिहास कौन सा काल बन गया, यानी वो हड़प्पा सभ्यता वाला जो काल वो बन गया। उसके बाद में क्या हुआ हड़प्पा सभ्यता, हम बेसिकली मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता नहीं पढ़ी क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मध्य प्रदेश में बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। छिटपुट घटना आपको देखने को मिलेगी नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। बाकी हमें हड़प्पा सभ्यता मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को इसमें नहीं ले रहे। आपको पता होगा नवपाषाण काल के बाद में ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के बाद में क्या धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव होने लगा, ठीक है। यानी मनुष्य विकसित होते होते इतना विकसित हो गया कि उसने हड़प्पा सभ्यता जैसी एक नियोजित सभ्यता बना दी जो विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता हमें खोजी गई, ठीक है। यानी हम इसका टाइम पीरियड देखें तो लगभग 5000 साल पहले, ठीक है, 5000 आज से लगभग 5000 साल पहले, यानी अगर हम एग्जैक्ट डाटा देखें तो 2500 या 2800 साल पहले की बात है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित किया गया, ठीक है।
तो हम नवपाषाण काल के बाद में ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता इसमें देखेंगे। ये हम इसमें एडिशनल डाल रहे हैं ताम्रपाषाण काल, ये ताम्र काल देखेंगे हम, ठीक है। नवपाषाण काल ताम्र काल, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता को मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके जो घटना है वो मध्य प्रदेश में हमें देखने को नहीं मिली। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के क्या है, नष्ट होने के बाद में कौन सी सभ्यता है मध्य भारत में, तो आर्यन सभ्यता है। आर्यन सभ्यता में कौन सी सभ्यता, आर्यन सभ्यता में हमने देखा उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, इनका काल भी क्या मध्य प्रदेश में जो इनकी घटना है वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिली। तो हम क्या पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वैदिक काल के लिए जो घटना है वो हम पढ़ेंगे। तो हमें हेडिंग डाल लेते हैं इसमें, तो वैदिक सभ्यता, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चार्ट है, इसे समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये चार्ट समझ लोगे तो यानी आपको एक रूपरेखा बन जाएगी और आपको एक सरलता महसूस होगी कि यार इतिहास हमें इतना सा पढ़ना है और इस दिशा में पढ़ना है, यानी इतना हमें इतिहास पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। वैदिक सभ्यता, ताम्रपाषाण काल, इसके बाद हम सीधे मध्य प्रदेश में वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बात करी है अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो इनकी हमें जो ये स्थल है हड़प्पा सभ्यता वाले और जो पूरा टाइम पीरियड है इसके कुछ भी अवशेष हमें मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलते। यानी थोड़ा बहुत हमें नर्मदा नदी किनारे इसके कुछ अवशेष मिलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इसका क्या है इतिहास हमें मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। अब हम सीधे देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में मध्य प्रदेश में जो भी घटनाएं घटी वो हम पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ये दो जो काल है इनको भी मध्य प्रदेश में जो भी घटनाएं घटी वो हम पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता के बाद में आपको पता होगा धीरे धीरे क्या जनपदों का उदय होने लगा, जनपद से फिर महाजनपद बनी, ठीक है, और 16 महाजनपद का तो आपने नाम सुना होगा जो बौद्ध ग्रंथ में इसका, और जो जैन धर्म उसमें जो समसूत्र जो एक ग्रंथ है उसमें क्या इनका वर्णन दिए रखा हुआ है। तो हम उसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी जो 2 महाजनपद थे उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के बाद में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, महाजनपद काल। और महाजनपद काल में हम कौन सी महाजनपद देखेंगे जो मध्य प्रदेश में थी, उसमें थी एक हमारे अवंती जो बहुत ही क्या है शक्तिशाली थी, अवंती महाजनपद, और दूसरी कौन थी चेदी जनपद, ठीक है, चेदी जनपद और अवंती जनपद। यानी अवंती जनपद की हम बात करेंगे, इसको मध्य प्रदेश की में ये कहाँ पर स्थित है वो भी हम देखेंगे, मैप के द्वारा समझेंगे। अवंती जो कि आज के वर्तमान में उज्जैन में, और चेदी हम बात करें तो आज के वर्तमान में जो पूर्वी इलाका में कौन कौन से जिले हैं जिसमें हम छतरपुर देखेंगे, रीवा देखेंगे, पन्ना देखेंगे, ठीक है। यानी पूर्वी जो क्षेत्र है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र उसमें क्या चेदी हमें महाजनपद देखने को मिलेगी, ठीक है, ये बात हमें समझ में। अब महाजनपद के बाद में आपको पता होगा धीरे धीरे जो 16 महाजनपद थी ये क्या है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद या सबसे ताकतवर हम देखें महाजनपद तो वो थी मगध महाजनपद, ठीक है। यानी मगध महाजनपद ने क्या करा, कूटनीति या अपने अच्छे संबंध व्यवहार बनाकर शादी ब्याह रचाकर या फिर युद्ध के बल पर क्या कारण इन 16 महाजनपदों को एक कर लिया और मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ, ठीक है। तो ये मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ और मगध साम्राज्य में जो यहाँ के शासक हुए, ठीक है, उन शासकों में हम देखेंगे पहले हर्यक वंश, बिंदुसार, ठीक है, प्रमुख जो शासक हुए चंद्रगुप्त हुए, ठीक है, उसके बाद में हम बिंदुसार, अशोक, ठीक है, ये सारे हम क्या है इनका शासन काल जो चला था वो मध्य प्रदेश में क्या है इनके घटना घटी इनके द्वारा, वो चीज़ भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो महाजनपद काल के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मगध, ठीक है, मगध। और मगध में क्या पढ़ेंगे, मगध में पढ़ेंगे हम मौर्य वंश, ठीक है, क्या पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद हम मौर्य वंश में हम बेसिकली क्या देखेंगे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार, उनके पुत्र अशोक, ठीक है। अशोक के बाद बहुत सारे जो व्यक्ति बृहदत्त वगैरह, ठीक है, जो लास्ट शासक था कौन सा मौर्य काल का, जिसकी क्या पुष्यमित्र शुंग ने क्या हत्या कर दी थी। उसके बाद में शुंग काल चला था, ठीक है, शुंग के बाद में फिर शक कुषाण, फिर इंडो जो शासक थे, ठीक है, इंडो ग्रीक शासक से उनका हम देखेंगे साम्राज्य। तो ये तमाम शासक देखेंगे। यानी मौर्य वंश के बाद में क्या मौर्योत्तर वंश, यानी मौर्य वंश के बाद की घटना देखेंगे मौर्योत्तर वंश, ठीक है, मौर्य वंश क्या मौर्योत्तर वंश हम देखेंगे। यानी मौर्य वंश के बाद में जो घटनाएं घटी वो हम देखेंगे। अब हम मौर्य वंश के बाद में क्या देखेंगे, गुप्त एम्पायर देखेंगे, गुप्त वंश आ जाएगा, ठीक है, तो गुप्त वंश देखेंगे।
और गुप्त वंश में कौन कौन से शासक देखेंगे? गुप्त में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, ये प्रमुख जो गुप्त शासक थे, श्रीगुप्त जिसके संस्थापक थे, ये सारी घटनाएं देखेंगे। ठीक है, इनके द्वारा जो घटनाएं घटित हुई या मध्य प्रदेश में इनका क्या अस्तित्व था वो देखेंगे। गुप्त वंश के बाद में हम देखेंगे गुप्तोत्तर वंश, यानी गुप्त वंश के बाद में किस शासक का कौन सा शासक रूल कर रहा था। ठीक है, उसकी मध्य प्रदेश में क्या रूपरेखा चल रही थी, मध्य प्रदेश में उसका शासन कैसा चल रहा था, उसके द्वारा कौन कौन से शासक या कौन कौन से बाशिंदे नियुक्त किए गए थे, उनकी क्या घटनाएं, उन्होंने क्या क्या घटनाएं यहाँ पर घटित करवाई। ठीक है, मध्य प्रदेश में, तो वो सारी हम चीज़ें देखेंगे। तो हमें क्या है बेसिकली, अब आप समझ रहे होंगे कि ये हमें ये इतिहास पढ़ना है। ठीक है, और ये हमारी रूपरेखा तैयार हो गई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको रफ करने वाला, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा यहाँ से क्या है, मध्य प्रदेश की रूपरेखा, इतिहास की रूपरेखा हमारी यहाँ से तैयार हो गई। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्राचीन काल, और प्राचीन काल में हम देखेंगे पाषाण काल, और पाषाण काल में भी हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमने इसकी रूपरेखा समझ ली। अब हम समझेंगे मध्य प्रदेश का जो इतिहास, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा गोंडवाना, जो मध्य प्रदेश का जो स्थल है वो गोंडवाना क्षेत्र में आता है। और गोंडवाना क्षेत्र ये नाम कैसे आया? ठीक है, और ये जो प्रायद्वीप भारत है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो था भारत का प्रायद्वीप भारत, और इसके अंदर क्या हमारा मध्य प्रदेश है, ये गोंडवाना लैंड जो पूरा, ये कैसे मध्य प्रदेश में जुड़ा, ये भारत में जुड़ा, यानी भारत का जन्म कैसा हुआ, हम थोड़ी सी वो घटना देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए स्थल होने के बाद में, यानी जगह होने के बाद में क्या इतिहास में जो शासन प्रशासन ये चलता है। ठीक है, यानी अगर हमें पता ही नहीं होगा, जमीन ही नहीं है, तो हम इतिहास को मतलब यानी यहाँ पर जो लोग कैसे रहेंगे, तो हमें सबसे पहले हमें क्या है, स्थलखंड समझ लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी घटनाएं घटी इस स्थलखंड पर, इस गोंडवाना लैंड पर, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो हमको पता होगा कि लगभग आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, कितने 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक काल जिसे कहा जाता था, उस समय को जुरासिक काल के बाद है, लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, यानी इस समय क्या है, पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही भूखंड पाया जाता था। ठीक है, यानी स्थलखंड के रूप में एक ही टुकड़ा हमें देखने को मिलता था, यानी उस समय की बात है, जुरासिक काल लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व। जो ये भाग है पृथ्वी में, सिर्फ इतने भाग पर क्या है, ये पूरा स्थल, जो ये पूरा लैंड तो बना हुआ था। ठीक है, और इसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था, तो इसे वैज्ञानिकों ने इसे पेंजिया, ठीक है, क्या नाम दिया था, इसे पेंजिया नाम दिया था। और जो ये पानी वाला भाग है, इस पानी वाला भाग को क्या नाम दिया, इसे पेंथालासा। ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या पेंथालासा नाम दिया। ठीक है, हम हमारा एक और लेक्चर चल रहा है जियोग्राफी, अभी मध्य प्रदेश की जियोग्राफी के बाद हम क्या भारत की और थोड़ी बहुत विश्व की जियोग्राफी समझेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, जब ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा तो वेगनर ने जो प्लेट विवर्तन का जो सिद्धांत दिया था, महाकॉन्टिनेंट विस्थापन का सिद्धांत दिया था, वो हम समझेंगे। लेकिन अभी हम उसको नहीं, उस टॉपिक को नहीं उठाते, लेकिन अभी हम इतना समझ लेते हैं कि जो यह पूरा पृथ्वी पर लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो एक टुकड़ा था स्थल भाग का, इसे पेंजिया नाम दिया गया, और जो पानी वाला भाग था इसे पेंथालासा नाम दिया गया। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। अब हमें पता है कि धीरे धीरे पृथ्वी में क्या प्लेट विवर्तनी विस्थापन होता गया, यानी प्लेटें क्या दूर दूर होती गई, विस्थापन होता गया। ठीक है, ऐसे घटना बहुत साल तक चलती रही, और लगभग हम बात करें तो लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व, या 14 करोड़ से 6 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, इस समय क्या पृथ्वी का जो स्थल वाला भाग है, ये वाला पेंजिया, इसका क्या हुआ, विघटन होने लगा, और ये क्या है, 2 भागों में विभाजित हो गए। ठीक है, यानी ये बीच में से विभाजित हो गए। जो स्थल खंड वाला भाग है, ये क्या हुआ, 2 भागों में विभाजित हो गए, और उत्तर वाले भाग को क्या नाम दिया वैज्ञानिकों ने, इसको नाम दिया लोरेसिया, इसको नाम दिया गया। और जो दक्षिण वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग, तो इस भाग को क्या नाम दिया गया, तो इस भाग को गोंडवाना नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया, गोंडवाना नाम दिया गया। और ये गोंडवाना नाम क्यों दिया गया,
ये हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, क्योंकि ये जो भाग है यहाँ पर क्या है, गोंड जनजाति ज़्यादा देखने को मिली। और ये हमें कब पता चला, जब हमें ये पता चलेगा जो भारत, जो ये वाला यूरेशियन प्लेट है और ये जो अफ्रीका से जो ये वाला क्षेत्र, ये मेडागास्कर को अलग करके जो बीच वाला क्षेत्र, ये खिसक कर जो यहाँ पर ऐड हुआ, ठीक है। तो ये भाग यहाँ पर जाने से यहाँ की जो गोंड जनजाति ये यहाँ पर एशियन प्लेट में चिपकी, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर उपमहाद्वीप भारत का निर्माण हुआ। तो यहाँ की जो जनजाति है, गोंड जनजाति, इन गोंड जनजाति के नाम पर इसका क्या गोंडवाना नाम पड़ा। तो अभी हम ये समझेंगे, ये भारतीय प्लेट जो है अफ्रीका से निकलकर यूरेशिया, जो एशिया वाले जो भाग में, इसमें जो आगे विस्थापित हुई वो हम समझेंगे। लेकिन इसके पहले हमने क्या देखा, लोरेशिया और गोंडवाना दो भाग क्या है, डिवाइड हो गए। अब एक और युग आया, और वो कौन सा युग था, वो युग था क्रेटियस, ठीक है। ये युग आया, और इस युग में क्या हुआ, तो इस युग में यानी लगभग 14 करोड़ के बाद जो ये वाला काल है, क्रेटियस युग, इस काल में क्या हुआ, इस काल में ये जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, गोंडवाना लैंड क्या अलग अलग बड़े बड़े भूखंडों में टूटने लगा, ठीक है। क्या हुआ, गोंडवाना जो भाग है ये भी अलग अलग भूखंडों में टूटने लगा, और ये लोरेशिया वाला जो भाग है ये भी अलग अलग भूखंडों में टूटने लगा। हम बात करें ऊपर की, ऊपर यानी ये लोरेशिया भाग, तो लोरेशिया भाग का जो भूखंड है ये कौन कौन से भूखंडों में टूटा, तो आपको पता होगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, इससे उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। बात करें हम यूरोप का निर्माण हुआ, यूरोप के बाद में हम क्या देखेंगे, यूरोप के बाद में जो एशिया, उत्तरी एशिया, इसका निर्माण हुआ, उसमें ग्रीनलैंड जो द्वीप है उसका निर्माण हुआ। उसके बाद में जो ऊपरी जितने भी द्वीप है इनका निर्माण क्या, लोरेशिया जो भूखंड है इससे इसका निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं गोंडवाना, तो गोंडवाना जो लैंड है इससे कौन कौन से भूखंड टूटे, तो इससे हमें पता है दक्षिण अमेरिका इससे अलग हुआ, उसके बाद में एशिया अलग, अफ्रीका अलग हुआ, अफ्रीका के नीचे मेडागास्कर का जो पठार वो अलग हुआ, मेडागास्कर जो एक भूखंड वो अलग हुआ, और हमें पता है भारतीय उपमहाद्वीप भी क्या इससे अलग हुआ। इसके बाद हमें पता है ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, उसके बाद हमें पता है न्यूजीलैंड अलग हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, स्थलखंड अलग अलग होते गए, ठीक है। यानी दो पार्ट में पहले पृथ्वी का जो पेंजिया भाग है ये अलग अलग हुआ, उसके बाद इन दो भागों के भी क्या अलग अलग टुकड़े होते गए, ठीक है। और अभी भी वर्तमान में भी क्या है, इनका जो विस्थापन है, इनका जो उनके बीच में जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। यानी क्या है, आज से लाखों साल बाद, करोड़ साल बाद, ये जो आज से आप देखते रहे, हम थोड़ा यहाँ समझिए, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर हम बना लेते थोड़ा सा, ये क्या है हमारा, ये हमारा उत्तर अमेरिका, ठीक है, ये हमारे उत्तर अमेरिका का सेब है। और ये अब आपको पता होगा ये वाला भाग है, ये क्या हमारा दक्षिण अमेरिका का सेब है। तो धीरे धीरे क्या है, जो इनकी बीच की दूरी है ये भी क्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप इधर पता होगा आपको, ये अफ्रीका, तो अफ्रीका महाद्वीप भी क्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। यानी इसका हम आकलन कैसे कर रहे हैं, हमें कैसे पता चल रहा कि दूर दूर खिसक रहे, तो आपको पता होगा जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर क्या धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ठीक है। आर्कटिक महासागर धीरे धीरे क्या छोटा होता जा रहा है, और प्रशांत महासागर क्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमें पता चला कि जो भूखंड है क्या अभी वर्तमान में भी और कंटिन्यूसली क्या है, गतिशील है, या इनकी प्लेटें क्या अभी भी गति कर रही है। तो हम जियोग्राफी में न जाकर हम क्या करेंगे, इतिहास की बात करें तो गोंडवाना लैंड हमें पता चल गया, गोंडवाना जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो कैसे आया, ठीक है। तो हमने देखा गोंडवाना भाग धीरे धीरे टुकड़ों में बटा हुआ, और उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, भारत उपमहाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, अलग अलग होते गए। और ये लगभग 4 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व की हम घटना देख रहे हैं। तो इस युग में क्या हुआ, जो है अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से क्या, ये जो भारत की ये वाली जो प्लेट है, ये भारत की क्या है, ये वाली जो प्लेट है ये खिसक कर क्या है, ये यहाँ पर पहुंच जाती है और भारत उपमहाद्वीप का जन्म करती है, ठीक है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप का क्या होता है, जन्म होता है 4,500 या 6,000 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है, ठीक है। तो हम ये जियोग्राफी में समझेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जो गोंडवाना लैंड है ये मध्य प्रदेश का जो अस्तित्व, ये हम कैसे समझ पा रहे हैं, तो ये वाला जो भाग है गोंडवाना भाग बना, उसके बाद में इसके भूखंड बने, और ये भूखंड अफ्रीका से अलग होकर भारतीय उपमहाद्वीप में गया, और इस भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है, मध्य प्रदेश की स्थिति है, और यहाँ पर क्या गोंड जनजाति ज़्यादा देखने को मिलती है। इस कारण जो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हो उन्होंने इसको गोंडवाना नाम दिया। यानी गोंडवाना नाम बहुत बाद में दिया गया, यानी 1861 के आसपास इस नाम को दिया गया जो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर गोंड जनजाति की खोज करने के बाद
उन्हें पता चला कि ये गोंड जनजाति गोंडवाना भाग है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं पाषाण काल। ठीक है, हमें पाषाण काल पढ़ना है इतिहास में, तो थोड़ी सी हमें जियोग्राफी भी पता होनी चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा सा जियोग्राफी इसकी समझ लिए। अब हम देखते हैं पाषाण काल। दोस्तों इतिहास ऐसा है, इसको हम बोलने से ही क्या है, इसके जो कंसेप्ट है ये समझ सकेंगे। जो घटना जितनी भी घटी है, लिखने से ज़्यादा क्या हम इसको समझेंगे तो हमें क्या ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। ठीक है, तो इतिहास में हमें बेसिकली क्या समझना ज़्यादा है। ठीक है, और नोट तो हमें करना है। तो हम अब देख लेते हैं इतिहास, और इतिहास में हम बात कर चुके हैं प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में भी हम क्या देखेंगे, पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल में हम क्या देखेंगे, तो पाषाण काल में हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल देखेंगे। वैसे आपको मैं बता दूं इतिहास बहुत ही क्या है, अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि बस आप क्या है इसमें एक लय बांध के रखिए तो आपको क्या इतिहास समझने में बहुत ही मजा आएंगे। बहुत सारे लोगों को क्या इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, क्यों उनका एक कारण है क्योंकि वो क्या फैक्ट रट लेते हैं, और फैक्ट ज़्यादा क्या है हम याद नहीं कर पाते। इस कारण क्या इतिहास लोगों को बोरिंग लगता है, क्या यार ज़्यादा दिन हमें याद नहीं रहता, पढ़ने में मजा नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि उनको हिस्ट्री पता नहीं रहती, उनमें जो घटना घटी वही पता नहीं रहती, तो फैक्ट क्या ज़्यादा दिन तक याद रख नहीं सकते। तो इसलिए क्या हम फैक्ट तो पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम के पर्पज से वो भी जरूरी है, लेकिन हम घटना भी देखेंगे, यानी जो उस काल में जो भी घटना घटित हुई उनका वर्णन भी हम साथ में करते जाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, ठीक है, पूरा पाषाण काल हम देखेंगे। पूरा पाषाण काल में हम ये समझे कि इस काल में कोई से राजा महाराजा नहीं थे, तो हमें यहाँ के वो साम्राज्य वगैरह नहीं पढ़ने मिलेगी कि यहाँ पर कौन सा साम्राज्य था, किसकी राजधानी कौन सी थी, मतलब इस साम्राज्य की राजधानी ये थी, यहाँ के ये शासक थे, इन्होंने ये युद्ध लड़े। ठीक है, तो हम ये चीजें नहीं पढ़ेंगे। पाषाण काल हमें नाम से पता चल रहा है कि इस टाइम क्या पत्थर का काल था, यानी पत्थरों के औजार उस टाइम पर चला करते। और हमने आज वर्तमान में वहाँ के जो इस टाइम के जो औजार हमने खोजे, इनके आधार पर भी हमने गणना करी कि भैया यहाँ पर ऐसा काल चलता है, यानी पत्थरों का यहाँ पर काल चलता है, यानी पत्थरों के औजारों का उपयोग हम करते थे। ठीक है, तो हम इनका आकलन कैसे करेंगे, आज वर्तमान में जिन स्थानों पर उस समय के मानव रहा करते थे, या उस समय के मानव क्या क्या हथियार को प्रयोग करते थे, और उनकी खोज हमने करके हमने ये अंदाजा लगा कि भैया ये पाषाण काल है, इस टाइम पर ऐसे औजारों का उपयोग होता था। और हम उनकी खोज ही देखेंगे यहाँ पर कि पाषाण काल में मनुष्य ने क्या क्या बना कर रखा था अपने हथियार के रूप में या अपने संरक्षण के रूप में। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका काल देख लेते हैं। आपको पता आज वर्तमान में दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि सदियों पुरानी बीती जो घटना है या जो पुराने अवशेष है, ठीक है, उनकी भी हम गणना कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे यूनिट्स है जिनका क्या है पुराने समय में बीती हुई घटना का भी हम आकलन कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। तो हम पूरा पाषाण काल का जो समय वो भी निकाल लेते हैं। तो इसका हम समय देखें तो लगभग 2.5 लाख साल से 50,000 वर्ष पूर्व की हम घटना देखेंगे। ठीक है, यानी इस काल में 2.5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व का जो टाइम पीरियड था उसमें मनुष्य, ठीक है, उसमें मनुष्य औजारों का उपयोग करता था, और किस टाइप के औजारों का उपयोग करता था और वो औजार कहाँ से मिले वो हम चीज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं औजार बेसिकली मध्य प्रदेश में भारत में पूरा पाषाण काल के औजार सभी जगह से व्याप्त हुए। और खास बात यह कि मध्य प्रदेश बीच में होने के कारण, भारत के बीच में होने के कारण, और भारत के बीच में होने के कारण मध्य प्रदेश में मानव का, उस समय के मानवों का उस समय के जो मानव थे मध्य प्रदेश में उनकी गतिविधियां देखने को मिली। इस कारण हमें मध्य प्रदेश में भी पूरा पाषाण काल हमें पढ़ने को पड़ रहा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि पूरा पाषाण काल की जो घटना है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिली। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब हम इसमें समझेंगे कि पूरा पाषाण काल में वो कौन कौन से स्थान है, उस समय के कौन कौन से स्थान है जहां से हमें वस्तुएं प्राप्त हुई। तो प्रमुख स्थान हम देख लेते हैं इस समय के जो स्थान है। तो इस समय के स्थान है नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, सोन घाटी, बेतवा घाटी,
अब आप समझ रहे हो कि यार ये तो सब नदियों के नाम है, नदी घाटियों के नाम है। तो मैं आपको बता दूं, विश्व में जितनी भी सभ्यता है सभी क्या है, नदियों के किनारे बसी आपको दिखेगी। हड़प्पा सभ्यता ले लो, सिंधु, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, रावी नदी। तो यानी ये सारी जो नदियां ये क्या है, सभी नदियों, जो सारी सभ्यता ये हमें नदियों के किनारे देखने को मिलेगी। मेसोपोटामिया आप देखोगे, मिस्र की देखोगे नील नदी, ठीक है, चाइना की आप देखोगे तो वो हांगो नदी के आसपास यांगटी सिक्यांग नदी। तो इन नदियों के किनारे क्या हमें सभ्यता देखने को मिलती है। और हम भारत में भी बात करें तो भारत में हम देखते हैं मगध साम्राज्य, यानी बहुत ही क्या विशाल साम्राज्य। किस कारण इसका उद्भव हुआ, यानी है कि गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में विस्थापित था, वहां पर इसकी स्थिति थी, जिससे क्या कृषि अच्छी की जाती थी, जिससे क्या मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ और अच्छा फला फूला। तो हम देखते हैं पुरापाषाण काल में भी नदिया के किनारे, यानी उस समय के जो मानव नदी घाटियों में विचरण करता था, यानी इन नदी घाटियों में ही अपना निवास स्थल बनाता था। क्योंकि उस समय हमें ये तो पता है कि उस समय ना तो पाइप नल टंकी वगैरह थी, ना ही उन्हें बिस्लरी में बाटल मिल सकती थी, बिस्लरी की बाटल उस समय मिल सकती थी, क्योंकि उस समय सिर्फ नदी एक ऐसा सोर्स था जहां पर मानव पानी पी सकता था। ठीक है, इसलिए मानव क्या करता था, नदी के किनारे अपना निवास स्थान बसाता था और पूरी सभ्यता नदी के किनारे स्थापित करता था। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन घाटी, जितनी भी नदियां मध्य प्रदेश की, वहां पर क्या हमें उस समय के मानव का स्थान हमें देखने को मिलता। अब हम देखते हैं इस समय के मानव के द्वारा जो वस्तु बनाई गई थी वो कौन सी वस्तु थी, वो थी सबसे पहले कुल्हाड़ी, हमें देखने को मिली कुल्हाड़ी। ठीक है, हमें क्या मिली, कुल्हाड़ी मिली। और ये कुल्हाड़ी हमें कहां से मिली, तो ये कुल्हाड़ी हमें नर्मदा का, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा के उत्तरी भाग, ठीक है, नर्मदा के उत्तरी भाग में कौन कौन से स्थान, उत्तरी भाग में हमें देखने को मिलता है सुख चाई नाला, सुख चाई नाला, ये एक स्थान है जहां से क्या है, नर्मदा नदी के उत्तर में हमें क्या देखने को मिले, हमें यहां से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। कंड घाटी, दमोह का पठार, ऐसे कुछ स्थान है जहां से क्या हमें कुल्हाड़ी देखने को मिली। ठीक है, अब हम बात करें पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि मनुष्य नदी घाटियों में अपना जीवन तो विस्तृत करता था, लेकिन इस समय क्या मनुष्य कच्चा मांस, इसके पहले मनुष्य क्या कच्चा मांस मतलब अपने रूटीन में रखता था, कच्चा मांस खाता था, और फल फ्रूट खाने का इतना उसमें वो समझ विकसित नहीं हुई थी। और जानवरों से अपना बचाव करने के लिए क्या करने लगा, पत्थर के औजार बनाने लगा, जिसमें उसने कुल्हाड़ी का डिजाइन तैयार किया। और धीरे धीरे उसने क्या करा, पकाकर खाने के लिए किसका आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया। ठीक है, आग या अग्नि का आविष्कार किया इस समय मनुष्य ने। तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाता है, पुरापाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ। ठीक है, यानी मनुष्य क्या पकाकर खाने लगा, आग का आविष्कार करा। और आग ने क्या करा, एक रास्ता, एक दिशा भी निर्धारित की, रात में चलने के लिए क्या एक दिशा भी निर्धारित की उस समय के मानव को। अब हम देखते हैं इस समय में खोज करता, जो भूगोल वेत्ता है, जो खोज करता, उन्होंने उस समय के औजारों की खोज की, उस समय कुछ महत्वपूर्ण खोजें भी की, जिसमें सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता, तो उस समय का हमें मानव साक्ष्य देखने को मिलता, मानव साक्ष्य, यानी उस समय के मानव के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। और कहाँ देखने को मिलते, तो नर्मदा के किनारे, नर्मदा के किनारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, नर्मदा के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे हमें उस समय के मानव का जो कार्यकलाप थे वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखें तो आपने नाम सुना होगा सीहोर, सीहोर का एक स्थान है हथनोरा, सीहोर का स्थान हथनोरा, जहां से क्या हुआ, जहां से मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, और इस जो मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसको नाम क्या दिया गया, इसको नर्मदा मन नाम दिया गया, नर्मदा मन नाम इसको दिया गया। ठीक है, और बात करें इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया ने क्या इसकी खोज की। और ये खोज कब की, तो खोज की 5 दिसंबर 1982,
यानी ये फैक्ट जो मैंने लिखा है, नर्मदा मन जो नाम था मानव साक्ष्य का, खोज किसने की, अरुण चाणक्य ने, और कब की, तो 1982 में। ये तीनों जो फैक्ट है यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना दोस्तों। अब हम आगे का कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो वैसे तो क्या मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि वीडियो बहुत कम लोग ही देख पा रहे, क्योंकि लोग अभी भी एक्टिव नहीं हो एग्जाम के लिए। क्योंकि आप दोस्तों, आप जितना इसको डिले करोगे ना एग्जाम को, के नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, हम तो अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जून के एंडिंग में या जुलाई के स्टार्टिंग में क्या आपको एमपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप फिर हड़बड़ाहट करोगे कि मैं क्या पढूं, कितना पढ़ना, अभी तो सिलेबस पूरा बाकी है। बहुत सारे लोगों को तो सिलेबस ही पता नहीं कि आखिर में पढ़ना क्या है, ठीक है, और बस फॉर्म भर के व्हाट्सएप वगैरह ये वो हम तैयारी कर रहे हैं, स्टेट डाल रहे बड़े बड़े कि हम पढ़ाई करेंगे, इस बार हम नौकरी ले लेंगे। तो भाई लोग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, बिना पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से तैयारी चालू कर दो, तो क्या आप फायदे में रहोगे। और अगर ये भी इस बार के वैकेंसी नहीं निकली, तो आपके आगे से हम ये याद रखना, कंटिन्यूसली अब क्या है वैकेंसी आएगी, और आपको आगे वाली वैकेंसी में ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक का जो मैंने वीडियो बनाया है इसको आप नोट कर लीजिए और इसको पढ़िए, ठीक है। मैं कल इससे आगे वाला जो भाग है, पूरा पाषण काल के बाद मध्य पाषण काल, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।